Hello friends, this is SP. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session, that is मैथ्स पेडागोजी सीटेट स्पेशल। फ्रेंड्स, मैथ पेडागोजी सीटेट स्पेशल का आज जो हम करने वाले हैं, यानी कि ये जो रहेगा पार्ट 10 रहेगा। इससे पहले हम पार्ट 9 डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो मैथ्स पेडागोजी से संबंधित हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस यानी कि पार्ट नंबर 10 को शुरू करते हैं। यानी कि ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। फ्रेंड्स, जब भी हम प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की बात करते हैं तो उसकी जो पाठ्यचर्या है उसकी अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। यानी कि किस तरह की पाठ्यचर्या होनी चाहिए गणित की प्राथमिक स्तर पर, उसके साथ मेल नहीं खाता। कौन सा एक ऑप्शन हो सकता है? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। प्राथमिक स्तर पर जब भी हम बात करते हैं तो इस तरह का, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। यानी कि भिन्न को पूर्ण अंश के रूप में प्रदर्शित करना, ठीक, यानी कि भिन्न को हम पूर्ण अंश के रूप में प्रदर्शित करें तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना सिखाएं या करें, ठीक है। तो ये एक पाठ्यचर्या रहेगी प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए जो कि सही है। जो मेल नहीं खाती उसको हमें चूज़ करना है, यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ठीक है, या फिर दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना। फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन भी, सी बात भी सही है, यानी कि दैनिक जीवन की जो तार्किक कार्यप्रणाली है, ठीक है, रियल लाइफ की जो कार्यप्रणाली है उसके गणितीय सोच के बीच समायोजन विकसित करना बच्चों के लिए, ये भी सही रहेगा। डी की यदि हम बात करते हैं तो डी कहता है मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना। तो फ्रेंड्स, डी बात भी सही है। तो हम देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन की तरफ जो चलते हैं ये बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से सही रहेगा। यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पाठ्यचर्या है, ठीक है, उस पर ये मेल नहीं खाता। यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना, जो भी हम वर्गीकृत कोई भी आंकड़े मिले हैं उनका विश्लेषण करना तथा उनका निष्कर्ष निकालना। तो प्राथमिक स्तर पर, यानी कि पहली क्लास से यदि हम 5वीं क्लास तक की बात करते हैं तो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, आंकड़ों का वर्गीकरण और निरूपण, तो उनके लिए ये सही नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, यानी कि गणित की जो शिक्षा हम करते हैं उसका एक मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्यामिति के परिमेयों और उनके परिमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, ठीक है। जब भी हम गणित में ज्यामिति पढ़ते हैं उसके परिमेय का, परिमाणों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना, या फिर विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना, या फिर उपयोगी कक्षाओं को विकसित करना, या फिर डी ऑप्शन कहता है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो गणित का सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य रहेगा बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। सबसे पहले जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसका विकास करें, बाद में बच्चे सारी चीज़ें बड़ी भली भांति सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए, यानी कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट को एक टीचर सिखा रहा है, ठीक है, वो खोजपरक उपागम का प्रयोग करता है, ठीक है। खोजपरक जो उपागम है, ठीक है, जो अप्रोच है खोजपरक, उसका उपयोग करता है या करती है। विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की जो व्यवहारिक क्षमता उसका भी उपयोग करती है कोई भी एक टीचर, और उन्हें चर्चा में शामिल करती है, ठीक है, एक डिस्कशन में भी उन्हें शामिल करती है मैथ्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को सिखाते समय। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? तो कोई एक टीचर इस तरह की युक्ति का प्रयोग क्यों करती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो ये चाहती है कि जो गणित के उच्चतर उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की जाए, या फिर विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं का विकास किया जाए, या फिर एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, या फिर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो फिर उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जब भी हम बात करते हैं तो इस तरह का उपयोग, यानी कि खोजपरक जो नीति है या युक्ति है या उपागम है उसका प्रयोग एक टीचर करती है, तो उससे उद्देश्यों की, उच्च उद्देश्यों की या निम्न संकीर्ण उद्देश्यों की किसी की प्राप्ति नहीं होगी, या फिर व्यवहारिक क्षमताओं के विकास, उनके व्यवहारिक क्षमता का विकास
भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि एक निश्चित प्रकार की सोच, इसके आधार पर टीचर चाहती है कि बच्चों में एक निश्चित प्रकार की सोच के साथ साथ उनकी तार्किक क्षमता, उसका विकास हो पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है, उसे देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। कोई भी एक टीचर है, ठीक है, शैलजा नाम की एक स्टूडेंट से पूछती है जो कक्षा 5 में पढ़ती है, एक आकृति का परिमाप। कोई भी एक आकृति है, चाहे वो स्क्वायर हो सकता है, चाहे वो रेक्टेंगल यानी कि वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है। तो उसके एक जो परिमाप है, ठीक है, तो परिमाप की जब भी हम बात करते हैं तो किसी भी आकृति की संपूर्ण जो भुजाएं हैं उनका जो योग होता है उसे हम परिमाप कहते हैं। चाहे वो आयत हो तो ये भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, यदि हम इसका संपूर्ण योग कर दें तो वही इसका परिमाप होता है। यदि हम त्रिभुज की बात करें तो इसकी तीनों भुजाओं का योग जो हो गया वो उसका परिमाप हो गया, ठीक है। तो इस आधार पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती हैं, ठीक है। वो शैलजा से यह भी कहती है कि जो उसने सॉल्यूशन किया है किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए, जो उसने सॉल्यूशन किया है उसे वो अपने शब्दों में यानी कि अपने वर्डों में बताए, अपनी तरह से समझाए। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी। शैलजा नाम की जो लड़की है वो उस समस्या का सही हल करने में सक्षम तो थी, ठीक है, वो कर सकती थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी, ठीक है। तो किसी भी आकृति का, शैलजा नाम की लड़की जो 5th क्लास की है, उसने किसी आकृति का परिमाप का कैलकुलेशन कर तो दिया, लेकिन वो अपने शब्दों में उसे नहीं समझा पाई, ठीक है, वो उसमें सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। तो शैलजा की ये कौन सी एक विशेषता को या कौन सी एक समस्या को प्रदर्शित करता है, यानी कि कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। उसका आत्मविश्वास कम है, ठीक है, तथा कम गणितीय कौशल, उसका जो गणितीय कौशल है वो कम है। तो गणितीय कौशल की बात करें तो कम नहीं है, गणितीय कौशल तो उसका उच्च है क्योंकि वो कैलकुलेशन कर पाने में सक्षम है। आत्मविश्वास की यहाँ पे हम कमी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हट जाता है। परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। फ्रेंड्स, मौखिक योग्यता की जो बात हो रही है अच्छी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो उसको शब्दों में नहीं बोल पा रही, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन भी हट जाता है। यदि हम सी की बात करें, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता, उसकी जो भाषा प्रवीणता है वो निम्न स्तरीय, सही बात है क्योंकि वो उसका व्याख्यान नहीं कर पा रही है। और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, उसकी गणितीय प्रवीणता निम्न स्तरीय नहीं है, वो उच्च स्तरीय है क्योंकि वो कैलकुलेशन तो कर पा रही है, उस क्वेश्चन का वो बखान नहीं कर पा रही है, कुल मिला के भाषा में उसे समझा नहीं पा रही है। तो सी ऑप्शन भी हट जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक ऑप्शन बचता है यानी कि डी। तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लेकिन उसे हम डिस्कस भी करेंगे। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता, भाषा प्रवीणता का संबंध यानी कि वो भाषा के आधार पर या अपनी भाषा में उसे उचित तरीके से नहीं कह पा रही है, समझा पा रही है। तो फ्रेंड्स, उसकी निम्न स्तरीय भाषा हो गई, ये बात तो ठीक होती है। और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, उसकी जो गणितीय प्रवीणता है उच्च स्तरीय क्योंकि वो कैलकुलेशन कर पा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस पेडागोजी में बहुत पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से लैंग्वेज घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, और इसी टाइप के कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 इस सीरीज का, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है यानी कि मैथ्स पेडागोजी स्पेशल सीटेट स्पेशल पार्ट 10 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सीटेट स्पेशल, सीटेट के साथ साथ यूपी टेट, एम टेट, BS टेट, अदर स्टेट टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो जहाँ पे मैथ्स पेडागोजी पूछी जाती है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड यानी कि अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। अभ्यास समय को समावेशित करने का क्या उद्देश्य है गणित की पाठ्य पुस्तक में? विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, गणित के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को आनंद और मस्ती प्रदान तो करा ही नहीं सकते, तो इस तरह का ऑप्शन हट जाता है। सबसे पहले आपको ऑप्शन पढ़ने चाहिए और समझने चाहिए, ठीक है। कुछ ऑप्शंस तो अपने आप
स्वतः ही हट जाते हैं। यदि बी की बात करें, दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना, ठीक है, या फिर अभ्यास समय के आधार पर हम गणित में उसको सम्मिलित करते हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दैनिक जीवन में बदलाव किया जाए बच्चों के। या फिर समय का बेहतर सदुपयोग या सुनिश्चित करना, बच्चे समय का सदुपयोग करें, या फिर विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि अभ्यास समय। जब भी हम गणित के में इस टॉपिक यानी कि इस टर्म अभ्यास समय, अभ्यास के लिए थोड़ा समय देते हैं, ठीक है, कि कोई भी प्रश्नावली है उसको सॉल्व करने के बाद एक अभ्यास समय दिया जाए कि आप अभ्यास करो, अपने अपने कॉन्सेप्ट जो क्लियर किए हैं, जो भी प्रश्न किया है, तो उसके आधार पर यह होता है कि विस्तृत अधिगम अवसर, बच्चों के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वो अपने अधिगम प्रोसेस को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर पाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक अवस्था में या फिर प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित हैं। गणित में जब भी हम रचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं तो क्या अंतर्निहित है, यानी कि अधिगम में असंगति और गणित में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना, ठीक है, गणित में जो भी असंगति हो रही है उनको पहचानना, या शिक्षण में कमियों को पहचानना, या फिर सामान्य त्रुटियों को पहचानना, या फिर क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, या फिर विद्यार्थियों के ग्रेड यानी श्रेणी और रैंक यानी कि स्थिति को पहचानना। तो फ्रेंड्स गणित प्राथमिक स्तर पर जब भी हम गणित में रचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, तो उसके आधार पर यानी कि गणित में अधिगम यानी कि सीखने में जो असंगति हो रही हैं उनको पहचानना तथा शिक्षण में जो कमी हो रही हैं उनको पहचानना। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन का सी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक आकलन है, उसके आधार पर अधिगम में असंगति को और शिक्षण में हो रही कमियों को हम पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कक्षा की जब भी हम बात करते हैं, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप, गणित से संबंधित कुछ मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप भी होने चाहिए तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ भी होनी चाहिए। संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्यों? इस तरह के जो क्रियाकलाप हैं क्यों महत्वपूर्ण हैं? वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, या फिर वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं, या फिर वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, या फिर वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यानी कि ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इस तरह की जो गतिविधि दी जाती है मैथ्स में, वो उनके आधार पर यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक यानी कि स्पेशल एंड विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में ये चीज़ सहायक होती हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। यहाँ पे वैदिक गणित की बात हो रही है, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? ठीक है, इसका प्रयोग किस चीज़ के विकास में होता है? विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, ठीक, या फिर हम बात करें विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, या फिर विद्यार्थियों के गणित में एकाग्रता, या फिर गणित में गणना के कौशल तथा गति। तो गणित में गणना के कौशल तथा गति, डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, यानी कि गणित में गणना करना और कौशल, ठीक है, गणना के जो कौशल हैं, ठीक है, कैलकुलेशन संबंधी जो स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट, और मैथ से संबंधित गति। ठीक है, तो वैदिक गणित का जो
लोकप्रियता है वो क्यों लोकप्रिय हो रहा है, तो इसके आधार पर जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे हैं, ठीक है, तो यानी कि उनका किस तरह का विकास होता है, गणित में गणना के कौशल और गति में विकास होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। आकांक्षा नाम की कोई भी एक स्टूडेंट्स है, ठीक है, या फिर कोई भी एक लड़की है, वो एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है गणित की, ठीक। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास, उसे क्या करना चाहिए, उसके पास कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तब भी कोई एक व्यक्ति गणित का अच्छा टीचर बन सकता है। ए ऑप्शन कहता है अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना, यानी कि उस लड़की का अच्छा संप्रेषण होना चाहिए, जो कम्युनिकेटिव स्किल है वो बहुत बेहतर हो, या फिर बंद अंत, जो किसी भी क्वेश्चंस का जो अंत होता है वो बंद हो, इस तरह के क्वेश्चंस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। या फिर हम बात करते हैं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि उस लड़की को गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने संबंधी अवधारणात्मक कॉन्सेप्ट को, किसी भी गणित के कॉन्सेप्ट को वो वास्तविक जीवन से जोड़े और उसके आधार पर समझ और योग्यता का विकास करे बच्चों में, इस तरह की योग्यता होनी चाहिए। या फिर संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम डी की बात करें, बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि गणितीय विषय वस्तु को, जब भी वो गणितीय विषय वस्तु को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसकी एक ये विशेषता होनी चाहिए कि वो प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़े, ठीक है, इस तरह की अवधारणा प्रस्तुत करे, इस तरह का उसे ज्ञान हो कि वो प्रत्येक विषय वस्तु को, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बच्चों के रियल लाइफ से जोड़े, उसके सार्थक अनुभवों से जोड़े, इस आधार पर बच्चों में समझ और योग्यता विकसित करें। तो ऐसी यदि योग्यता है किसी बच्चे में, किसी व्यक्ति में, तो वो एक अच्छा गणितज्ञ बन सकता है, या एक अच्छे गणितज्ञ में इस तरह की योग्यता होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई एक अध्यापिका है, कोई भी एक टीचर है, वो अपने कक्षा में गुणा जो मल्टीप्लिकेशन है उसको बार बार किए जाने वाले जोड़ को बता रही है। गुणा में जो जोड़ होता है उसको बता रही है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है, उसके बाद जो समान संख्या की जो वस्तुएं उनका समूहन करने के गुणा के रूप में वो बताती है। यानी कि कुल मिला के वो गुणा संबंधी कॉन्सेप्ट जो अवधारणा उसको बताने की कोशिश कर रही है। तत्पश्चात चिन्ह यानी कि गुणा जो मल्टीप्लिकेशन का एक चिन्ह होता है से परिचित कराती है, ठीक है, पहले इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर कराती है, उसके बाद वो जो मल्टीप्लिकेशन का एक चिन्ह होता है उससे परिचित कराती है, तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। उसके बाद वो गुणा यानी कि गुणनफल का पता लगाने के लिए कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींचती है, या फिर माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप करती है, ठीक है। इतना सब वो इसलिए करती है कि बच्चे गुणा संबंधी जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख पाएँ कि किस तरह से गुणनफल प्राप्त होता है। दो समान संख्याओं का यदि हम गुणा करते हैं तो किस तरह से गुणनफल प्राप्त होता है। यहाँ अध्यापिका कर रही है, यहाँ पर अध्यापिका ऐसा क्यों कर रही है या किस विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है, या फिर कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण दे रही है। तो आनंददायी बनाने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो कक्षा को मनोरंजन पूर्वक बना रहे हैं, ठीक है। तो सी की बात करें, मूर्त से अमूर्त संप्रदाय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है, या फिर विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी हट जाएगा क्योंकि वो विभिन्न शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान नहीं रख रहे, ठीक है। एक ही हम बात करें तो गणित में कम सफल विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक युक्ति नहीं अपना रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सबसे पहले वो
कुछ यानी कि मूर्त से अमूर्त संप्रदाय की ओर। सबसे पहले जो टीचर है वो मूर्त, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसे मूर्त कहते हैं, ठीक है, उनको दिखाने की कोशिश कर रही है। जैसे आड़ी तिरछी रेखा हो गई, माचिस की तीलियाँ हो गई, उसके आधार पर वो गुणन की जो संक्रिया है, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसे समझाने की कोशिश कर रही है। एंड देन उसके बाद वो अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ हमारे समक्ष, हमारे सामने नहीं होती, जो हमारे चिंतन और तर्क पर आधारित होते हैं, उसकी ओर हमें ले जा रही है। तो कुल मिला के सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसको हम और डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है जो बच्चे उसे देख पा रहे हैं, चाहे वो माचिस की तीली हो गई या आड़ी तिरछी रेखा हो गई। उसके आधार पर जो गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोसेस है उसे समझाने की कोशिश कर रही है। बच्चे के कॉग्निशन, बच्चे के संज्ञान में बहुत बेहतर तरीके से जो कॉन्क्रीट चीज़ें यानी कि आती हैं, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर अब वो इस तरफ ले जा रही है कि गुणनफल का जो प्रोसेस होता है मल्टीप्लिकेशन का, उसे किस तरह से करते हैं और उसका जो गुणनफल है कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मूर्त यानी कि मूर्त से वो अमूर्त की तरफ, मूर्त से अमूर्त, बाद में वो चिंतन और लॉजिक पर आ रही है। सबसे पहले वो मूर्त चीज़ों को दिखा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रही है, मतलब इस तरह की प्रविधि का वो प्रयोग कर रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये था यानी कि मैथ्स पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस किए। आई होप ये क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बेहतर बनाएंगे, उसको विकास कर पाएंगे। यदि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, ठीक है। उसके साथ साथ कमेंट के थ्रू अपनी कोई भी क्वेरी है उसे बताएं और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।